हेलो एवरीवन, गोल्टेड एएस के डेली क्विज सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विश्वजीत शुक्ला और आइए मेरे साथ शुरू करते हैं आज का डेली क्विज, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिसको खोल के आप डेली क्विज गोल्टेड एएस की हिंदी वेबसाइट से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न, जो कि है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो खबरों में कुछ जनजाति है और उनसे संबंधित उनके राज्य के बारे में बताना है। तो पहला है कि कुरावर जनजाति उड़ीसा, खामती जनजाति अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित युग्मों में से सही पहचान करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपने अगर करंट अफेयर को लगातार फॉलो करा होगा तो ये प्रश्न काफ़ी आसान है। तो जो कुरावर जनजाति है वो तमिलनाडु और केरल राज्य में है। तो कथन जो एक है वो बिल्कुल गलत है, यानी कि सिर्फ दो जो है वो सही है। ठीक है। दूसरा कथन हमारा जियोग्राफी सेक्शन से है। मैप से हम हमेशा एक क्वेश्चन देते हैं क्योंकि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। कुछ दिन पहले हम ऐसे भी दिए थे कि दक्षिण से उत्तर की ओर करना है, पूरब से पश्चिम की ओर करना है। तो इसमें पहला शहर है ढाका, दूसरा हनोई, तीसरा मनीला और चौथा सिंगापुर। और सही कोड चुनना है 1 2 3 4, 2 1 3 4, 1 3 2 4, 3 1 2 4। तो आप इसका सही उत्तर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मैप साउथ ईस्ट एशिया या फिर साउथ चाइना सी का अगर याद होगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहले ढाका है बांग्लादेश की राजधानी, फिर हनोई, फिर मनीला और फिर सिंगापुर। मैप में यहाँ पे देख सकते हैं कि ढाका यहाँ पे है, वहीं पे ऊपर नेपाल काठमांडू है। तो प्रश्न ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पे हनोई है, फिर ये मनीला है और सबसे नीचे सिंगापुर इंडोनेशिया के पास में है। ठीक है। तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है कि क्षेत्रों में तेल संकट से निपटने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद IEA का गठन किया गया था। IEA का उम्मीदवार जो देश है वो OECD का सदस्य होना चाहिए। और तीसरा कथन है प्रत्येक IEA देश के पास कम से कम 90 दिनों के शुद्ध तेल आयात के बराबर आपातकालीन तेल स्टॉक रखने का दायित्व है। वहीं पे चौथा कथन है कि भारत और चीन दोनों ही IEA के सदस्य नहीं हैं। उपरोक्त में से सही कथन चुनना है। तो केवल 1 और 3 4, केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, केवल 3 और 4। तो आपको पता होगा कि जो तेल संकट हुआ था 1973-74 के आसपास हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो कब हुई थी ये भी आपको पता है, जो कि 1939-45 के आसपास हुई थी। तो जो पहला कथन है वो बिल्कुल गलत है। दूसरा और तीसरा और चौथा कथन पे आपको ध्यान देना है। वहीं पे भारत चीन जो है दोनों ही सदस्य नहीं हैं। बिल्कुल कथन सही है, क्योंकि ये जो है भारत और चीन जो है वो साथी सदस्य हैं सिर्फ, या फिर उसे सहयोगी सदस्य भी कहते हैं। तो व्याख्या की ओर जानते हैं कि OECD जो है उसके सदस्य होना बहुत ज़रूरी है। IEA का अगर सदस्य होना है तो फिर इसका जो गठन है वो 1973-74 के तेल संकट के समय हुआ था। ठीक। दूसरे और तीसरे कथन की ओर चलते हैं। तो मैंने अभी जैसे बताया कि IEA को जो है मस्ट बी अ मेंबर कंट्री ऑफ OECD। ठीक है। फिर तीसरा कथन ये था कि क्रूड ऑयल यानी कि जो शुद्ध कच्चा तेल है वो 90 दिन का आपातकाल जो है इंपोर्ट करने के लिए रिजर्व रखना ज़रूरी है। तो वो भी कथन सही है। वहीं पे चौथा कथन भी सही है कि दोनों सहयोगी सदस्य हैं, यानी कि ब्राज़ील, मोरक्को, चाइना, सिंगापुर, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और थाईलैंड, ये सारे जो हैं वो सहयोगी सदस्य हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन क्यों हो सकता है? तो इस पर प्रश्न है कि यह जीवाश्म ईंधन की तुलना में 3 गुना अधिक ऊर्जा प्रदान करती है और शुद्ध पानी को एकमात्र बाई प्रोडक्ट के रूप में छोड़ता है। वहीं पे दूसरा कथन है कि हाइड्रोजन पृथ्वी पर प्राकृतिक गैस के रूप में होता है। तीसरा कथन है कि यह कम लागत पर ऊर्जा भंडारण के प्रमुख विकल्पों में से एक है। तो उपरोक्त में से सही कथन चुनना है आपको। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या 1 2 और 3 तीनों सही हैं। तो इसमें सही कथन आप चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अभी हाल ही में नितिन गडकरी जो कि परिवहन मंत्री है, उन्होंने हाइड्रोजन ऊर्जा के रूप में बहुत अच्छे से बात करा है कि आने वाली भविष्य में जितनी भी गाड़ियां हैं वो हाइड्रोजन इफ़िशियंट होगी। जगह जगह पे हाइड्रोजन फ्यूल के पंप लगाए जाएंगे ताकि भविष्य में पर्यावरण प्रदूषण जो है वो कम हो सके। तो इसका सही कथन आपको चुनना है। तो इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। बहुत से लोगों ने ऑप्शन डी कथन चूज़ करा है हमारे डेली क्विज में, जो कि वेबसाइट पे हम अपलोड करते हैं। तो इसका जो डी है यानी कि 1 2 3 तीनों कथन सही नहीं है। 2 कथन बिल्कुल गलत है। हाइड्रोजन कभी प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं होता है, हमेशा डिजॉल्व फॉर्म में होता है, जैसे कि H2O वगैरह के फॉर्म में। और पहला सही है कि ये 3 गुना अधिक ऊर्जा प्रदान करती है और शुद्ध पानी को यह छोड़ती है। ठीक है। और ये हमेशा परम हरा ईंधन है तथा यह ब्रह्मांड पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तथ्य है। यह जीवाश्म ईंधन की तुलना में 3 गुना अधिक ऊर्जा प्रदान करती है और शुद्ध पानी को एकमात्र बाई प्रोडक्ट के रूप में छोड़ता है तथा यह नवीकरणीय ऊर्जा से ऊर्जा के भंडारण के
प्रमुख विकल्पों में से एक है और अब तो महीने में बिजली भंडारण के लिए सबसे कम लागत वाला विकल्प होने का यह वादा भी करता है, ऐसा साइंटिस्टों का मानना है। उनका कहना है कि अभी हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है बैटरी से वो बहुत ज़्यादा व्हीकल्स में लगाए जाएंगे, उससे क्या है कि प्रदूषण कम होगा। उसी तरह हाइड्रोजन भी जो है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी उन्होंने सजेस्ट करा है कि हाइड्रोजन को 2050 तक जो है वो 12% तक मिक्स करके यूज़ करा जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि 2050 तक लगभग 66% जो हाइड्रोजन यूज़ होगा वो एकदम ग्रीन होगा, यानी कि हरा, जो कि प्रोड्यूस होगा वाटर से एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल गैस। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि पॉलिटी सेक्शन से है कि संविधान राज्यसभा के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान करता है। वहीं पे दूसरा, यदि कोई उम्मीदवार संसद और राज्य विधानमंडल के दोनों सदन में चुना जाता है और वह निर्धारित समय के भीतर किसी एक सीट से इस्तीफा नहीं देता है तो संसद की सीट खाली हो जाएगी। कथन सही चुनना है आपको, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो इसका सही उत्तर कमेंट में कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी प्रश्न है पॉलिटी सेक्शन के लिए। यह ऐसे प्रश्नों के करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों कथन सही है, क्योंकि संविधान राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता का प्रावधान करता है और वहीं पे अगर कोई आदमी जो है वो विधायक भी बन जाएगा और संसद भी बन जाएगा तो उसको एक सीट का इस्तीफा देना होता है। अगर नहीं वो देता है तो उसका संसद का सीट ऑटोमेटिक वैकेंट हो जाता है। तो इससे जुड़े हम अनुच्छेद को देखेंगे तो अनुच्छेद जो है अयोग्यता के बारे में, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में 102 अनुच्छेद में दिया गया है कि वैसे व्यक्ति को अयोग्य साबित किया जाएगा जो कि लाभ का पद जो कि भारत सरकार और राज्य सरकार से दिया गया है वैसे लाभ के पद के आसीन होंगे, ठीक है, या फिर किसी गलत बिहेव में शामिल होंगे, या फिर वैसे कोई लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड किए जाएंगे जो कि संसद बनाएगी, या फिर कोई अपने आप स्वेच्छा से इस्तीफा दे देता है। वहीं दूसरे कथन की ओर चलते हैं कि 101 में है वैकेंट ऑफ सीट, मतलब कि नो पर्सन शैल बी मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोविजन शैल बी मेड पार्लियामेंट बाई लॉ फॉर द वैकेशन बाई ए पर्सन हु इज़ चूजन अ मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ हिज सीट वन हाउस और द अदर। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति पार्लियामेंट का भी मेंबर बन जाता है और विधानसभा यानी कि विधानमंडल का भी चुन के जाता है तो उसको स्वेच्छा से एक सीट खाली करनी पड़ती है। अगर नहीं करता है तो उसका संसद का सीट ऑटोमेटिक खाली हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। फिर मिलते हैं कल कुछ नया सीखने को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।